अगर आपका इन 3 months आपका वजन 4 किलो 5 किलो अपने आप ही कम हो गया है तो वो सर्टनली एक साइन है कि आप डॉक्टर के पास जाइए। वो सर्टनली आपका थायराइड चेक करेंगे, आपकी जो रूटीन चीजें हैं वो सर्टनली चेक करेंगे। बट अगर मैं कहूँ कि मेरे पास आज के दिन 100 मरीज आते हैं कैंसर के, 85 मरीजों के पास कम से कम दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस। 40% कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप ज्यादा नमक खाते हो या आपकी डाइट में अचार वगैरह का ज्यादा इंटेक होता है। सॉल्ट ज्यादा होने की वजह से बार बार स्टमक की जो लाइनिंग है वो इरोड होती है, मतलब कट जाती है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कटती है तो उससे गैस्ट्राइटिस होता है जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। और वो एक बार हो 2 बार हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो बार बार गैस्ट्राइटिस हो, इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में बने तो वो एक ना एक टाइम पे वो कैंसर का रूप लेता है। स्टमक कैंसर किन कारणों की वजह से होता है? कैंसर होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब सेल्स हमारे actually it's said that more than 10 different types of cancer, not just stomach cancer but colon cancer, women के अंदर खासकर breast cancer। जो अगर हम स्टमक कैंसर की बात करें, अगर स्टमक में कोई गांठ बन रही है या कुछ अल्सर जैसा हो रहा है फील, तो वो कितना टाइम लग जाता है उसको कैंसरस होने में? स्टमक कैंसर के अंदर आमतौर पे क्या अलार्मिंग साइंस है? अगर जो ऑडियंस हमारी जो आज का एपिसोड देख रहे हैं उनको अगर वैसे कुछ साइंस दिखते हैं तो उनको अलर्ट हो जाना चाहिए। हार्ट बर्न एक कंसिस्टेंट बेसिस पे हो रहा है। अगर आपको कोई एंटासिड, कोई टम्स अगर आपको एक रेगुलर बेसिस पे लेनी पड़ रही है तो आप उसको नजरअंदाज मत करो। जिन लोगों को एनीमिया होती है, खून की कमी होती है, उनमें भी स्टमक कैंसर के ज्यादा चांसेस होते हैं। एब्सोल्युटली, यस, एब्सोल्युटली। वी हैड मेनी पेशेंट्स जिनका हमने एक रूटीन ब्लड टेस्ट करवाया, उसके अंदर एनीमिया निकला, आयरन की कमी निकली। और उसका कारण स्टमक कैंसर के कुछ साइंस स्किन पर भी दिखते हैं, हमारे फेस पे या हमारी बॉडी पे भी दिखते हैं, विजिबल होते हैं। स्टमक कैंसर फैल तो पूरी बॉडी के अंदर कहीं भी सकता है। हमारे लिवर में, हमारे लंग्स में, ब्रेन तक भी पहुंच सकता है। बट आमतौर पे स्किन के ऊपर। तो स्टमक में कैंसर की वजह से अल्सर बनता है या अल्सर की वजह से कैंसर होता है? मैक्सिमम जो अल्सर्स बनते हैं वो एच पाइलोरी की वजह से बनते हैं, जो हमने बात की थी, बैक्टीरिया जो कैंसर भी कॉज करता है। तो अल्सर अगर एक बहुत लंबे समय से है वो फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा और फिर जाके उसमें कैंसर बनेगा। अगर हम खाने की बात करें, किसी व्यक्ति को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, कैंसर से खुद को बचा के रखना है, या वो चाहते हैं कि थोड़े कॉशियस हो जाए अपने लाइफस्टाइल के टुवर्ड्स, डाइट में ऐसी क्या चीजें हैं जो उनकी शामिल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है? ठीक है, आपके ब्लूबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कार्सिनोजन से, कैंसर से बचाते हैं उसको फाइट करने। जिन लोगों को ऑलरेडी स्टमक कैंसर है या कैंसर जैसी बीमारी से वो जूझ रहे हैं, उनको अपनी डाइट में क्या शामिल करना है? गुड क्वेश्चन। मैं हमारे सारे कैंसर के पेशेंट्स को कहता हूँ, स्पेसिफिकली स्टमक कैंसर के पेशेंट्स को कहता हूँ, अगर आपको बार बार पेट में जलन होती है, एसिडिटी फील होती है, आप ब्लोटेड फील करते हैं या फिर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है, तो ये कोई सीरियस प्रॉब्लम का इंडिकेशन हो सकता है। कहीं ये कैंसर तो नहीं? तो आज के हमारे सेशन में हम बात करेंगे स्टमक कैंसर की। मैं आपको बता दूं कि स्टमक कैंसर दुनिया भर में 5वें नंबर पर आता है, जिससे लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं, और इससे होने वाली मौतों की अगर हम बात करें तो ये 3रे नंबर पर आता है। आज के हमारे सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में स्टमक कैंसर किन कॉजेस की वजह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, ऐसी डे टू डे लाइफ में कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको कैंसर की तरफ लेकर जा सकती हैं, आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल कैसे कैंसर को कंट्रीब्यूट करता है। आज के सेशन में हम सारी चीजें कवर करेंगे। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे, नो वाचिंग एनबीटी लाइव। आज हमारे साथ एनबीटी लाइव के इस पॉडकास्ट सेशन में एक बहुत ही स्पेशल और खास गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष गुप्ता। हेलो डॉक्टर। Hi, thank you so much for having me. Welcome to NBT Live and thank you so much for coming. Our pleasure. Like I said कि आज के हमारे सेशन में हम स्टमक कैंसर के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर, कैंसर का नाम सुन के ना लोगों के मन में एक डर पैदा हो जाता है कि कैंसर मतलब लाइफ का दी एंड, मतलब इसके आगे कुछ है नहीं। तो अगर हम स्टमक कैंसर की बात करें स्पेशली, इसके बारे में ना लोग इतने अवेयर भी नहीं है आई थिंक, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत लास्ट स्टेज पर जाकर आइडेंटिफाई होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। अगर हम मेन कॉजेस की बात करें, स्टमक कैंसर किन कारणों की वजह से होता है? श्योर। आप किसी से भी आम पूछेंगे पब्लिक के अंदर कि कैंसर क्यों होता है, तो लोग मुझे अधिकतर यही कहते हैं कि आज का खाना पीना खराब है, इसकी वजह से कैंसर हो रहा है। ठीक है, एंड आई थिंक वो एब्सोल्युटली राइट है। अगर हम देखें तो जो स्टमक है वो एक बैग की तरह है,
और वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है, जो भी हम खाते हैं वो सीधा उसके अंदर उसकी लाइनिंग पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है। हमें ये पता है कि कैंसर का जो मेन कारण है आज के दिन, चाहे वो अलग अलग हमारी बॉडी के अंदर 1000 तरीकों के कैंसर हो सकते हैं, उसका जो मेन कारण है वो बार बार अगर कोई इरिटेशन हो रही है हमारे किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में, तो वो कैंसर का कारण बन सकता है। तो स्टमक कैंसर का जो मेन कॉज है, इट इज व्हाट वी ईट एंड व्हाट वी ड्रिंक। ठीक है, खाने के अंदर क्या पहला सबसे बड़ा कारण है प्रोसेस्ड मीट्स। प्रोसेस्ड मीट्स के अंदर क्या होता है कि केमिकल्स होते हैं लाइक PAHs एंड PCHs, और इनसे जब हम इनको इंजेस्ट करते हैं तो हमारे DNA को डैमेज करते हैं, जिनसे म्यूटेशंस कॉज होते हैं, और वो म्यूटेशंस फिर कैंसर का कारण बन सकते हैं। दूसरा कारण है हाई सॉल्ट डाइट। सॉल्ट ज्यादा होने की वजह से बार बार स्टमक की जो लाइनिंग है वो इरोड होती है, मतलब कट जाती है वो। बिल्कुल बिल्कुल, और वो कटती है तो उससे गैस्ट्राइटिस होता है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। और वो एक बार हो 2 बार हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो बार बार गैस्ट्राइटिस हो, इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में बने, तो वो एक ना एक टाइम पे वो कैंसर का रूप ले लेता है। तीसरा कारण है, एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है H. pylori। तो H. pylori now is very commonly found in India, very commonly found all over the world, but also very common in India। तो उस बैक्टीरिया के कारण, वो बैक्टीरिया हमारी लाइनिंग के अंदर लिव करता है, और वो बैक्टीरिया अगर वहां पे रहता है, अगर हम उसको पहचानते नहीं हैं, तो वो इवेंचुअली कई सालों के बाद इट कैन सर्टेनली कॉज स्टमक कैंसर। मतलब वो बैक्टीरिया ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर रहता है या हमें बाहर से बॉडी में एंटर करता है? नहीं, बाहर से बॉडी में एंटर करता है, बट फिर बॉडी में स्टमक के अंदर वो चिपक जाता है और फिर वहीं पर रहता है, और फिर कॉज करता है, अलग अलग सिम्टम्स कॉज करता है। पेन कॉज करेगा, डिस्पेप्सिया कॉज करेगा, रिफ्लक्स कॉज करेगा, और फिर इवेंचुअली अगर हम इन सिम्टम्स को नहीं पहचाने, तो इवेंचुअली इट कैन कॉज स्टमक कैंसर आफ्टर। ओके डॉक्टर, अभी आपने जो बैक्टीरिया की बात की, जो बैक्टीरिया आपने कहा कि बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करता है, किन सोर्सेज की वजह से एंटर करता है? ऐसी क्या चीजें हैं जिसमें होता है? This bacteria is commonly transmitted person to person। तो हवा के अंदर होता है, और वो हवा से दूसरे आदमी के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। अच्छा, मतलब हवा में है और मे बी लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है। बिल्कुल। ओके, सो डॉक्टर, अभी तो आपने बहुत कॉजेज बताए कि मेजर जो समझ में आया वो था कि डाइट जो है वो स्टमक कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। आपने बताया नमक अगर हम ज्यादा खाते हैं तो स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो कहीं ना कहीं डैमेज होने लग जाती है। सो एक स्टडी भी आई थी रिसेंटली जिसमें था कि 40% कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप ज्यादा नमक खाते हो या आपकी डाइट में अचार वगैरह का ज्यादा इंटेक होता है। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, एब्सोल्युटली। आई थिंक क्या है, इंडिया के अंदर अगर हम देखें, हमारा जो खाना है, इट इज ट्रेडिशनली बिन अ वेरी हाई सॉल्ट डाइट, राइट? हम काफी सॉल्ट ऐड करते हैं अपने खानों में, चाहे वो हमारी सब्जियां हो, चाहे हमारे स्पेशली अचार हो। ठीक है, अब पहले के टाइम पे तो क्या था कि इतना हम अपनी बॉडी से मेहनत करते थे, बाहर वॉक करते थे, बॉडी यूज करते थे, फिजिकली एक्टिव थे। बिल्कुल। तो नमक इसलिए बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारा जो स्वेटिंग इतनी होती थी, तो इसलिए सॉल्ट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो सॉल्ट काफी हद तक बाहर बॉडी से निकल जाता था हमारे स्वेट के थ्रू, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आज के दिन जब हम ऑलमोस्ट 18 घंटे 20 घंटे एक एयर कंडीशन एनवायरनमेंट के अंदर हैं, और बल्कि सॉल्ट अगर हम देखें पिछले 50 साल में बल्कि बढ़ा है हमारी डाइट के अंदर। अच्छा, राइट। और उस सॉल्ट की वजह से certainly causes, I think it's probably the largest cause of stomach cancer today। आज के दिन जो खाने हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो इट्स नॉट जस्ट दी अचार, बट इट्स ऑल्सो कोई भी हमारा प्रिजर्व खाना है, राइट? प्रोसेस फूड है जो, राइट। अगर आप कोई चिप्स का बैग खोलेंगे, जैसे पुराने टाइम के अंदर हम अचार के अंदर सॉल्ट ऐड करते थे टू कीप इट प्रिजर्व, टू कीप इट फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम। उस टाइम पे हमारे पास कोई फ्रिज नहीं था, उस टाइम पे ऐसी चीजें नहीं थी, सो इट एक्टेड एज अ वेरी गुड प्रिजर्वेटिव। नाउअडेज to all the food that we see on the shelf, जैसे कोई चिप्स हैं, कुकीज हैं, any पैकेट वाला खाना जिसको बोलते हैं, उसके अंदर अगर आप वो लेबल पढ़ के देखें, I was very amazed, there is so much salt that is added exactly for 2 reasons। One is because it really helps to preserve the food so that कुछ शेल्फ पे है तो 1 महीने तक भी वो खाना खराब नहीं होगा, और दूसरा is because it also activates our taste buds and makes the food taste better, and so we eat it more। So the salt consumption has dramatically increased over the last so many years, and I think, and this is certainly a big cause that stomach cancer is affecting us today। तो अगर हम ज्यादा सॉल्ट खाते हैं, हमारा एपेटाइट कम हो जाता है उसकी वजह से, या ज्यादा बढ़ जाता है?
नहीं, एक्चुअली हमारा एपेटाइट बढ़ता है ज्यादा सॉल्ट अच्छा। खाने की वजह से। इट स्टिमुलेट्स, जो हमारे टेस्ट बड्स होते हैं हाँ। तो उनको स्टिमुलेट करता है। आप अब एक सिंपल सा एग्जांपल है, जो प्रिंगल्स का बॉक्स आता है उसके ऊपर आई एम नॉट श्योर आज के दिन भी लिखा हुआ है, बट जब हम यूएस में थे उस टाइम पे इट यूज्ड टू से यू कैन नॉट जस्ट ईट वन, राइट? एंड इट्स ट्रू, एज सून एज यू ओपन दैट ले नहीं पाते हो आप, box, हाँ। you taste करते हो, there's so much salt on that chip that before you realize half the bag is finished. And so it's because the salt is there, the salt is stimulating our taste buds. आप जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जब व्रत होते हैं तो उसके अंदर काफी व्रतों के अंदर सॉल्ट को मना करते हैं, या तो उस टाइम पे आप कितना भी खाना खा लो, you're just not, appetite is not that much. So adding all of this salt certainly increases the appetite. और salt से सिर्फ it's not just the appetite that is stimulated, it is not just कि stomach की lining उससे erode हो रही है, but उससे हमारा खाना ज्यादा खाया जाता है. And that causes obesity and gain in weight. So अभी ना जैसे आपने ओबेसिटी की बात की, जब हम ओबेसिटी की बात करते हैं मोस्टली इसको ना लोग डायबिटीज से कनेक्ट करते हैं कि ओबेसिटी मतलब अगर है तो डायबिटिक होगा बंदा, और एक बहुत रेयर होता है अगर आप किसी ओबीस पर्सन को देखो वो डायबिटिक ना हो, एक स्टडी में भी आया था। लेकिन कैंसर से कभी लोग कनेक्ट नहीं करते ओबेसिटी को। सो क्या ओबेसिटी की वजह से कैंसर का भी रिस्क रहता है? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली। आई मीन इट्स वेरी अमेजिंग कि जितना रिस्क, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ओबेसिटी को लोग डायबिटीज से या ओबेसिटी को लोग हार्ट की प्रॉब्लम से कनेक्ट करते हैं, बट उतना ही ओबेसिटी इज द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू कैंसर। मतलब उतने ही कैंसर, इट इज वन ऑफ द प्रॉब्ली द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स व्हेन इट कम्स टू कैंसर। क्योंकि ओबेसिटी क्या करता है हमारी बॉडी में? इट कॉजेज अ स्टेट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है तो जो हमारे सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर आज के दिन 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, राइट? आंख में आंख के, पेट, हम आज पेट की बात कर रहे हैं, पेट में पेट के सेल्स हैं। और इन सेल्स को नॉर्मली फंक्शन करने के लिए एक नॉर्मल बॉडी चाहिए जिसके अंदर सेल्स पैदा होते हैं, अपना खाना खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं वहां से अपना खाना लेते हैं, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और फिर ये मरते हैं। बट अगर आप समझो कि एक सेल है, राइट, इवन आप हो, एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की स्टेट के अंदर वो सेल अगर पड़ा हुआ है तो वो जो नॉर्मल उसकी साइकिल है वो डिसरप्ट हो जाती है। और वो डिसरप्ट होती है तो म्यूटेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और ये म्यूटेशंस हमारे डीएनए को अफेक्ट करती हैं, और ये म्यूटेशंस फिर कैंसर कॉज करती है। मेरे चाचा एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, वो कहते हैं कि कैंसर क्यों होता है? कैंसर होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब सेल्स हमारे बदमाश हो जाते हैं तो वो बदमाश सेल्स फिर 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 100 और 100 से 1000 एक गांठ का फॉर्म ले लेते हैं। अच्छा। और सेल्स को बदमाश करने के लिए obesity is probably one of the biggest risk factors. Actually, it's said that more than 10 different types of cancer, not just stomach cancer, but colon cancer, women के अंदर खासकर breast cancer, huge risk factor with obesity. Women के अंदर दूसरा कैंसर आज के दिन endometrial या uterine cancer. तो ये सारे cancers are linked with obesity, and we know that if there's one thing that I can tell my patients कि आप एक चीज करो, it is आप वजन कम करो। मतलब ओबेसिटी सिर्फ डायबिटीज का ही कनेक्शन नहीं है, बल्कि इसकी वजह से 10 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर का भी रिस्क रहता है। और आई एम श्योर जो हमारी ऑडियंस आज का एपिसोड देख रही है उनके लिए काफ़ी शॉकिंग होगा। और आपने जैसे बताया कि अगर आपको अपनी लाइफ को एक लाइफस्टाइल अच्छी जीनी है, अगर अपनी लाइफ को एक अच्छे ट्रैक पे लेके जाना है, तो आपको ओबेसिटी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम स्टमक कैंसर की थोड़ी बात करें तो आपने पहले बताया था कि कॉजेज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया था। स्टमक कैंसर बॉडी में बनता है, जैसे पेट है तो पेट के किसी हिस्से में बनता है या उसके आसपास भी वो फैल सकता है क्या? कहाँ पे उसकी फॉर्मेशन होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पेट है हमारा, उसके बेसिकली 3 हिस्से होते हैं। एक जो पहला हिस्सा होता है जिसको हम कार्डिया बोलते हैं। अच्छा। दूसरा जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको हम बॉडी बोलते हैं। और तीसरा जो उसका नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम एंट्रम बोलते हैं। एंट्रम बोलते हैं। तो इन तीनों में से किसी भी हिस्से के अंदर स्टमक कैंसर बन सकता है। ओके। और जब वो बनता है फिर वो धीरे धीरे कैंसर के अंदर क्या होता है कि कैंसर एक छोटी सी गांठ के फॉर्म के अंदर शुरू होता है, चाहे वो कार्डिया में हो, चाहे वो बॉडी में हो, चाहे वो एंट्रम के अंदर, ठीक है। और फिर वो गांठ धीरे धीरे बड़ी होती है, और फिर बड़ी होते होते अगर हम उसको जब तक नहीं पहचानते, यानी कि स्टेज 1 या 2, जब वो गांठ थोड़ी हुई तो स्टेज 1, थोड़ी सी और बड़ी हुई तो स्टेज 2, उसके बाद ये गांठ आसपास के लिम्फ नोड्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर 1000 से भी ज्यादा लिम्फ नोड्स हैं। ये हमारी पूरी बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं।
हमारी पूरी बॉडी के ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जब कोई इन्फेक्शन होता है, बुखार होता है हमें, तो हमने नोटिस किया होगा कि हमारे ग्लैंड्स यहाँ से सूज जाते हैं, स्वेल्ड अप हो ठीक जाते है। हैं। दिस इज पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, दे हेल्प टू कंट्रोल द इन्फेक्शन। बट इन द कैंसर सेम थिंग हैपेंस इज कि सबसे पहले ये जो गांठ है, ये जो कैंसर के सेल्स हैं, ये सबसे पहले वहीं पहुंचते हैं हमारे लिम्फ नोड्स के अंदर आसपास। अच्छा। और इसको थर्ड स्टेज का कैंसर बोलते हैं। और अगर हम इसको जब भी नहीं पहचानते तो फिर इवेंचुअली देन इट कैन स्प्रेड एनीवेयर थ्रू द बॉडी, हमारे लिवर में, हमारे लंग्स में, हमारे पेट की जो सराउंडिंग लाइनिंग है, एटसेट्रा। अच्छा, अगर डॉक्टर जैसे अभी आपने बताया कि कैंसर बन जाता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक भी फैल सकता है। बिल्कुल। सो जो अगर हम स्टमक कैंसर की बात करें, अगर स्टमक में कोई गांठ बन रही है या कुछ अल्सर जैसा हो रहा है फील, तो वो कितना टाइम लग जाता है उसको कैंसरस होने में? गुड क्वेश्चन। स्टमक कैंसर के अंदर आमतौर पे 6 महीने से 1 साल। But the problem with stomach cancer is कि it is one of the faster growing cancers, and so sometimes it is very unpredictable कि exactly कितना टाइम लगेगा, but हाँ, हम मानते हैं कि कोई 6 महीने से 1 साल लगेगा। मतलब 6 महीने से 1 साल तक। और सिम्टम्स भी शुरू हो जाते हैं दिखने? Yes, आमतौर पे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं दिखने। The problem with stomach cancer unfortunately is कि स्टमक एक बहुत बड़ा बैग है, राइट? एक बहुत बड़ा बैग है, तो स्टमक के अंदर बहुत कैपेसिटी है एक्सपैंड होने की और कंट्रैक्ट होने की। ओके। तो इसकी वजह से कभी-कभी जो सिम्टम्स होते हैं स्टमक कैंसर के, वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि वो एग्जैक्टली ऐसे क्लिक नहीं होते कि यस दिस इज द कॉज एंड सो नाउ आई नीड टू सी द डॉक्टर। इसलिए इसकी अवेयरनेस होनी उतनी ही ज्यादा जरूरी है, जिससे हम इसके जो सिम्टम्स, जो भी सिम्टम्स इसके आते हैं, उनको जल्दी पहचान पाएं और उनको नजरअंदाज ना। लाइक यू सेड डॉक्टर कि स्टमक कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो डायरेक्टली क्लिक नहीं करते कि स्टमक कैंसर ही है, ये पेट में कैंसर की शुरुआत हो रही है। क्या अलार्मिंग साइंस है, अगर जो ऑडियंस हमारी जो आज का एपिसोड देख रही है उनको अगर वैसे कुछ साइंस दिखते हैं तो उनको अलर्ट हो जाना चाहिए? बिल्कुल। एक बहुत कॉमन सिम्टम, बहुत कॉमन साइन हमारी फैमिलीज के अंदर भी होगा, इज फीलिंग ऑफ हार्ट बर्न या डिस्पेप्सिया, कि अंदर जलन हो रही है। तो आमतौर पे हम क्या करते हैं कि हम राइट, एब्सोल्युटली एंटासिड लेते हैं, एक केमिस्ट के पास जाते हैं, एक पैंटॉप की गोली, एक रैबलेट की गोली फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये अगर ये प्रॉब्लम कभी कभी हो तो ठीक है, राइट? ओकेजनली हार्ट बर्न हो, ओकेजनली थोड़ी सी जलन हो, हमने कुछ स्पाइसी खा लिया, कुछ ऑयली खा लिया, एटसेट्रा, तो ठीक है। बट अगर ये हार्ट बर्न एक कंसिस्टेंट बेसिस पे हो रहा है, अगर आपको कोई एंटासिड, कोई टम्स अगर आपको एक रेगुलर बेसिस पे लेनी पड़ रही है, तो आप उसको नजरअंदाज मत करो, विच इज आई थिंक अनफॉर्चुनेटली वेरी कॉमन, कि हम एक दवाई है उससे आराम हो जाता है तो उसको हम एक टाइम पीरियड तक लेते रहते हैं। थोड़ा एडिक्शन भी हो जाता है फील लोगों को कि अच्छा ऐसा कुछ होगा तो हम दवा ले लेंगे, ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। बट अनफॉर्चुनेटली हमें ये पता नहीं है कि वो वही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कॉज कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, और फिर हमें एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर हमें इस दवाई को बार बार अगर हमें लेना पड़ रहा है तो सडनली अपने डॉक्टर को दिखाओ और एक एंडोस्कोपी कराओ। और एक एंडोस्कोपी कराओ जो बेसिक एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है, जो एक कैमरे के थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू हम अपनी स्टमक की लाइनिंग को चेक करते हैं। और अगर वहां पर इन्फ्लेमेशन, अगर वहां पर वो बैक्टीरिया एच पाइलोरी है, तो फिर उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो पहला सिम्टम हुआ हमारा हार्ट बर्न, एक क्रॉनिक हार्ट बर्न। सो फर्स्ट अलार्मिंग सिम्टम। The second symptom is कि अगर हमें पेट के अंदर दर्द हो रहा है, राइट? जब ये सेल्स इन्फिल्ट्रेट करते हैं हमारी लाइनिंग को, तो इट कॉजेस पेन इन द स्टमक, स्पेशली इन द सेंटर ऑफ द स्टमक। ओके। तो उस पेन को भी नजरअंदाज नहीं करें। पेन बहुत ज्यादा होता है? नहीं, पेन वुड बी मोर लाइक अ वेरी डल पेन, a very dull pain that is kind of in the stomach. तो मतलब क्योंकि नॉर्मली भी जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं या भूख हमें लगती है तो भी पेट में थोड़ा बहुत दर्द होने लग जाता है। तो यही जो आपने बताया ना कि इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा वेग होते हैं और डायरेक्टली इंडिकेट नहीं करते, क्यों ऐसा होता है? व्हाई इसके सिम्टम्स इतने ज्यादा वेग हैं? इसके सिम्टम्स इतने ज्यादा वेग इसीलिए हैं वर्षा, बिकॉज जो स्टमक है इट इज लाइक अ बैग, राइट? आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के पास इतनी कैपेसिटी है कि अगर हम खाना 3 दिन तक अगर हम नहीं भी खाएं तो भी कोई खास बात नहीं है, राइट? स्टमक विल कंट्रैक्ट। बट अगर हम किसी शादी में गए हैं, वहां 100 तरीकों के खाने खाए, तो भी द स्टमक कैन एक्सपैंड एंड कैन अकोमोडेट। एंड सो बिकॉज ऑफ दिस बैग लाइक नेचर ऑफ द स्टमक, दैट्स व्हाई कभी-कभी इसके सिम्टम्स, और क्योंकि खाना हमारी लाइफ का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, एंड सो बिकॉज ऑफ दैट हमें बहुत बार लगता है कि अच्छा मैंने कुछ खा लिया इसकी वजह से ऐसा हो गया, मैंने कुछ ऐसा कर दिया इसकी वजह से ऐसा हो गया, rather than directly associating it with cancer. Another very common symptom of stomach cancer is feeling full right after you eat.
जिसको हम अर्ली सैटिस्फैक्शन बोलते हैं, या जिसको हम ब्लोटिंग बोलते हैं, कि हमने खाना खा लिया, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा भरी भरी सी फीलिंग हो रही है। कम भी खाया तो भी भरा भरा सा फील हो रहा है। बिल्कुल। और बहुत बार हम इसके बारे में भी हम इस सिम्टम पे भी ध्यान नहीं देते। बट ये भी probably one of the more common symptoms of stomach cancer. And the last symptom that I think is very important, जो ऑडियंस को पता हो, कि वेट लॉस, अनइंटेंशनल वेट लॉस, कि हम खाना खा रहे हैं, हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं, 2 रोटी खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं, बट वजन फिर भी हमारा कम हो रहा है, फिर भी हमारा कम हो रहा है। सो दैट अगेन इज अ वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ स्टमक कैंसर। आपने ना डॉक्टर अभी वेट लॉस का बताया कि अगर आपका बिना किसी रीजन से बहुत ड्रास्टिक वेट लॉस हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं स्टमक कैंसर का एक इंडिकेशन हो सकता है। लेकिन ना लोग ज्यादातर इसको थायराइड से कनेक्ट करते हैं कि अगर वेट लॉस हो रहा है तो हो सकता है थायराइड की प्रॉब्लम हो या बाकी कुछ अदर मेडिकल कंडीशंस हो। तब लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए कि यार ऐसा कुछ अगर साइन है तो अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है। हाँ, अगर आपका 3 महीने में अगर आपका इन 3 months आपका वजन 4 किलो 5 किलो अपने आप ही कम हो गया है, तो वो सर्टनली एक साइन है कि आप डॉक्टर के पास जाइए। वो सर्टनली आपका थायराइड चेक करेंगे, आपकी जो रूटीन चीजें हैं वो सर्टनली चेक करेंगे। बट अगर मैं कहूँ कि मेरे पास आज के दिन 100 मरीज आते हैं कैंसर के, 85 मरीजों के पास कम से कम दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस। एंड सो एनी कैंसर, इट्स नॉट जस्ट स्टमक कैंसर, एनी कैंसर, बिकॉज क्या है, हमारी जो ये बदमाश सेल्स हैं, ये गांठ बना रही हैं, वो खाना हमारी बॉडी से खींचती हैं। अच्छा, हमारी बॉडी को लग नहीं रहा है वो खाना। हाँ, वो खाना हमारी बॉडी को लग नहीं रहा, और बल्कि इन सेल्स को खाना चाहिए ग्रो करने के लिए, राइट? आप समझेंगे एक नेचुरल सी बात है कि कहीं पर एक गांठ बनी, अब उसको ग्रो करना है, उसको फैलना है, तो वो एक पैरासाइट के थ्रू, एक पैरासाइट के जैसे खाना खींचती है और सेल्स से। अच्छा। तो वो खाना खींचेगी तो वो सेल्स कमजोर हो जाएंगे और इसको शक्ति मिल जाएगी कैंसर को, और वो फिर धीरे 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 इसके थ्रू बढ़ेगा और वो खाना और जगहों से खींचेगा। तो नेचुरल सी बात है कि हमारा वजन कम होगा, हमारी बॉडी में थकावट होगी, एटसेट्रा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका बहुत ड्रास्टिक वेट लॉस हो रहा है तो भी वो एक अलार्मिंग साइन हो सकता है। सो डॉक्टर, अभी हमने 3-4 साइंस की बात की। पहला तो लॉस ऑफ एपेटाइट, कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है, आपको खाने के बाद थोड़ा भरा भरा ज्यादा फील हो रहा है, या आपको ऐसा वेट लॉस आपका बहुत ड्रास्टिकली हो रहा है, ये कुछ साइंस आपने डिस्कस किए। अपार्ट फ्रॉम दीज साइंस, कुछ ऐसा भी आई थिंक मैं स्टडी में पढ़ रही थी कि जिन लोगों को एनीमिया होती है, खून की कमी होती है, उनमें भी स्टमक कैंसर के ज्यादा चांसेस होते हैं। एब्सोल्युटली, यस, एब्सोल्युटली। वी हैड मेनी पेशेंट्स जिनका हमने एक रूटीन ब्लड टेस्ट करवाया, उसके अंदर एनीमिया निकला, आयरन की कमी निकली, और उसका कारण कैंसर है। होता क्या है कि ये जब गांठें बनती हैं तो ये गांठ बिल्कुल एक नॉर्मल गांठ नहीं होती। इस गांठ पे हल्की हल्की ब्लीडिंग चलती रहती है इसके आसपास, क्योंकि ये एक बड़ी एबनॉर्मल सी गांठ बनती है बॉडी में। तो हल्का हल्का सा खून, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके स्टूल के रास्ते एक हल्का हल्का सा खून आ रहा है। अच्छा। एक बहुत लंबे समय तक। तो एक ब्लड टेस्ट करवाएंगे, उसके अंदर लगेगा कि हमारा HP कम है, जिसको हम अनीमिया बोलते हैं। तो वो कम है तो बहुत बार हम इसको सोचते हैं कि चलो ठीक है, एक आयरन की गोली खा लेते हैं, एक कोई सिरप, एक कोई टॉनिक ले लेते हैं, बट इसका कारण पता करना बहुत जरूरी है। ऐसे कई पेशेंट आ चुके हैं मेरे पास जिनको पहले आयरन की गोली उन्होंने ली, आयरन के इंजेक्शन लगवाए, फिर बाद में पता चला कि इसका कारण कैंसर था। तो स्पेशली मेल्स के अंदर बट आल्सो फीमेल्स के अंदर, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, अगर एनीमिया है, तो एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, यानी कि ऊपर से जांच कहीं पेट में कुछ तो नहीं है, और नीचे से जांच कहीं कोलन में कुछ तो नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा खून हमारी स्टूल के रास्ते हमारा निकल रहा है बॉडी में से, वो बहुत जरूरी है। तो इसी वजह से खून की कमी भी हो जाती है। डॉक्टर, आपने बताया कि स्टूल के थ्रू जब खून निकलता है तो भी कहीं ना कहीं साइन है कि आपकी बॉडी में कैंसर की शुरुआत हो रही है। लोग ना इसको पाइल्स से बहुत कनेक्ट करते हैं। जब ऐसे स्टूल से खून निकलता है तो उनको लगता है शायद पाइल्स की प्रॉब्लम है। तो ऐसा भी कुछ होता है कि मतलब पाइल्स नहीं, कहीं कैंसर भी हो सकता है कुछ केसेस में? यस, नहीं, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर रेक्टल कैंसर के हमने 50 मरीज देखे हैं पिछले 1 साल में, तो ज्यादातर पेशेंट्स जो हमारे पास आए हैं वो पहले ये समझ के आए कि पाइल्स है, तो इस वजह से वो डायग्नोसिस काफी ज्यादा लेट हो जाता है। 6 महीने, 1 साल वो पाइल्स की दवाई लेते हैं। बट अगर हम उसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करें, एक नॉर्मल कोलोनोस्कोपी करें सिंपल सी, देखने के लिए कि पाइल्स है कि कैंसर है, क्योंकि दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए उसको नजरअंदाज करना बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि हमें यह पता है कि हम जितनी जल्दी कैंसर को पकड़ेंगे उतना आसान, उतना सरल और उतना जल्दी उसका इलाज है, और उतना अच्छा उसका क्योर है।
बट डॉक्टर कैंसर के साथ ना यही प्रॉब्लम है कि वो जल्दी पकड़ में आता नहीं है, या तो लोग शायद कई बार जो सिम्टम्स आपने बताए बहुत इग्नोर कर देते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं होते हैं, जैसे जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उनको अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो फैमिली वाले भी बोल देते हैं कि नहीं है, ठीक हो जाएगा, दवा ले लो, डॉक्टर से मिल लो, और डॉक्टर के दिमाग में वो चीज़ क्लिक होनी चाहिए कि अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं तो आपको एक्चुअल में किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। ऑल्सो डॉक्टर, अगर हम कुछ कैटेगरीज की बात करें, आपने बताया था कि फीमेल्स में एक्चुअली अनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। मतलब अगर आप इंडिया की फीमेल्स की बात करोगे तो बहुत सी वुमेन ऐसी हैं जिनमें खून की कमी है। तो जो ये कैंसर का अगर हम बात करें, स्टमक कैंसर की, मेल्स में ज़्यादा 2 टाइम्स क्यों होता है जब फीमेल्स में अनीमिया इतना ज़्यादा है? तो श्योर, क्योंकि मेल्स के अंदर स्मोकिंग, अल्कोहल, इसकी फ्रीक्वेंसी कई ज़्यादा है, स्पेशली मीट खाना भी। तो इस वजह से क्या होता है स्मोकिंग से, अल्कोहल से, कि हमारी बॉडी में हम केमिकल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और केमिकल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो बॉडी के नॉट ओनली स्टमक बट बॉडी के हर पार्ट को जाके वो केमिकल्स डैमेज करते हैं। तो स्मोकिंग से, अल्कोहल से मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स बनते हैं, और इस वजह से मेल्स के अंदर ये कैंसर ज्यादा कॉमन है। बट आई थिंक जो प्रॉब्लम इंडिया के अंदर जो मैंने देखी है ना, यू नो व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम यूएस is that when I compare अमेरिका में जैसे कोई पेशेंट जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है वो फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं। बट इंडिया के अंदर द प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट द रिवर्स, कि एक बहुत बड़ा डर है कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मुझे कैंसर निकलेगा। exactly. और कैंसर और मौत, ये दोनों क्यों है डर? कैंसर के साथ इतना डर क्यों है? क्योंकि हम कैंसर को मौत के साथ इक्विवोकेट करते हैं। बट आज के दिन कैंसर का मतलब मौत नहीं है, कैंसर का मतलब फियर नहीं है, और इस फियर को हमें लोगों में से निकालना। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जब मैं अमेरिका में था। आई वेंट एंड यू नो माय फादर सेड व्हाई डोंट यू गो एंड यू गो टू द स्ट्रीट्स एंड आस्क पीपल कि आप अपने टेस्ट क्यों नहीं करवाते, आप जल्दी डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते। और मुझे एक हफ्ते का मैंने पूरा टूर किया ईस्ट कोस्ट पे, सड़कों पे, मॉल्स में, टाइम स्क्वायर में, ट्रेन स्टेशन पे, बस स्टेशन पे गया और यही सवाल पूछे कि आप जल्दी डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते, आप अपने टेस्ट क्यों नहीं कराते। और यही मिला कि हमें डर लगता है कि हम जाएंगे तो फिर कोई बीमारी निकल जाएगी। और आई थिंक वो इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम कम से कम 10 गुना है, क्योंकि यहाँ पे कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, उसको लगता है कि ओहो अगर मैं गया तो वो 10 टेस्ट बताएंगे, फिर इतना खर्चा होगा और फिर मेरा कैंसर निकल जाएगा। बट इसी डर को हमें खत्म करना है, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में इतना लेट डायग्नोसिस क्यों है स्टमक कैंसर का, राइट? ये सिम्टम्स वेग हैं, बट फिर भी अगर हम थोड़े से भी इसके बारे में हम इस पे ध्यान दें तो फिर क्या होगा कि देन हम डॉक्टर के पास जल्दी जाएंगे, सो फिर ये कैंसर जल्दी पकड़ में आएगा, जिसकी वजह से इसका क्योर फिर भी पॉसिबल है। हाँ डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एक्चुअली कि इंडिया में इसके लिए डर क्यों ज़्यादा है। आई फील कि ना मार्केट भी इसको उस तरह से किया गया है कि पहले, आई थिंक अब तो लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं कि कैंसर मतलब मौत नहीं है, और डॉक्टर्स भी बहुत आगे बढ़कर आ रहे हैं, काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो गया या यूट्यूब के थ्रू हो गया। लेकिन पहले की अगर हम बात करें तो कैंसर को ऐसे ही कनेक्ट किया जाता था कि अगर आपको एक बार कैंसर हुआ मतलब अब कुछ लाइफ नहीं है, मतलब लाइफ का दी एंड, आप अपने जो बच्चे कुछ 2-4 महीने उनको आप देख लो, आपको क्या करना है लाइफ में। बिल्कुल नहीं, ये तो है, बट आई थिंक ये एक्चुअली रियल भी है वर्षा। ये लोगों के मन में ये जो डर है ये रियल है, क्योंकि आज से अगर मैं 15 साल पहले की बात करूं, नॉट वेरी ओल्ड, जैसे जब हम बच्चे थे, अगर उस टाइम की बात करूं व्हिच इज जस्ट 15 इयर्स बैक, तो उस टाइम पे कैंसर की हमारे पास गिनी चुनी दवाइयां, गिने चुने ऑपरेशन थे। पर पिछले 15 साल में जो अमेरिका में, जो वेस्ट में जो रिसर्च हुई है, उसकी वजह से आज के दिन हर हफ्ते हमारे पास कैंसर की एक नई दवाई आती है। पहले हर साल में एक दवाई या 2 दवाई आती थी। तो जो फियर था हमारे पेरेंट्स के मन में वो रियल है, क्योंकि एक जनरेशन पहले ही ये सारी चीजें रियल थी, बट आज के दिन वो रियल नहीं है। एंड सो दैट्स व्हाई द टाइम टू एक्ट इज नाउ, बिकॉज अब हमारे पास कुछ है जो हम अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। डॉक्टर, आपने आई थिंक बहुत करेक्टली कहा है कि पहले रिसोर्सेज इतने नहीं थे, इसलिए शायद डर बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट किया है और लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा अवेयर भी हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम आज देखें तो कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। क्यों कैंसर के केसेस इतने ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? वर्षा, अगर हम देखें तो हम आज के दिन खाने की जगह हम आज के दिन केमिकल खा रहे हैं, राइट? पीने की जगह हम आज के दिन अल्कोहल पी रहे हैं, सांस लेने की जगह हम पोल्यूशन ब्रीथ कर रहे हैं, और सोने की जगह हम स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है।
सो आई थिंक दीज आर द 4 बिगेस्ट रीजंस कि आज के दिन मेरे से लोग अधिकतर पूछते हैं, जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, सबसे पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब इतना ज्यादा कैंसर आज के दिन क्यों बढ़ रहा है? जो हम पिछले 10 साल में मतलब किसी में सुनने में आता था, आजकल एवरी फैमिली, आई एम श्योर यू आल्सो नो, एवरी फैमिली के अंदर somebody or the other has been affected by this. तो अगर हम खाने से जो हमारे आम खाने देख लो, हर एक खाने के अंदर आज के दिन केमिकल है, राइट? तो खाने से अगर हम केमिकल को हम कम कर दें, हम जो पीते हैं, if we drink fresh water and we decrease alcohol, ठीक है? अभी रिसेंटली एक स्टडी आई है, पहले हम सोचते थे कि फीमेल्स के अंदर 1 drink a day is fine and मेल्स के अंदर 2 drinks a day is fine. Okay. बट अभी अमेरिका के सर्जन जनरल ने at the beginning of this year एक स्टडी करी कि even 1 drop of alcohol can cause a problem, can cause cancer. Okay. तो इसलिए जैसे जैसे हमारी साइंस एडवांस हो रही है, हमें पता है कि जो हम केमिकल्स बाहर से ले रहे हैं, ये कैंसर को काफी ड्रामेटिकली इंक्रीज करता है। और डॉक्टर आजकल ना हम खाना भी जो खा रहे हैं ना, अगर आप वेजिटेबल्स की भी बात करो तो अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको हाइब्रिड तरीके से पकाया जा रहा है। तो स्पेशली हम एक तो खाना ढंग का नहीं खा रहे हैं, ऊपर से पैकेज फूड, प्रोसेस फूड। रिसेंटली जैसे आपने एक स्टडी बताई, आई रिमेम्बर वन स्टडी, उसमें ये मेंशन था कि अगर जो लोग बाहर का खाते हैं, लाइक प्रोसेस फूड खाते हैं, पैकेज फूड खाते हैं, उनमें गैस्ट्रिक इश्यूज जो स्पेशली हैं वो बहुत रैपिडली बढ़ते हैं कंपेयर टू जो लोग घर का खाना खाते हैं या जो थोड़ा कॉशियस है अपनी हेल्थ को लेकर के। तो आई थिंक हमारी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और स्टमक कैंसर में स्पेशली जितना भी हमने कॉन्वर्सेशन किया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हाईलाइट होकर आया है कि डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या खा रहे हो, कितने मॉडरेशन में खा रहे हो और किस तरह से इंटेक कर रहे हो, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा और कॉजेज़ को समझें तो आपने बताया था पहले हम बहुत ज़्यादा केमिकल से एक्सपोज्ड हैं, और आज के टाइम पे आई थिंक बहुत से ऐसे प्रोफेशंस भी हैं जैसे लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, रबर इंडस्ट्री हो गया या केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई। तो ऐसे जो लोग हैं उनको भी ज़्यादा रिस्क रहता है स्टमक कैंसर का? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जितनी भी हमारी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स हैं, चाहे वो रबर है, चाहे वो डस्ट है, चाहे वो कोल है, इन सारी चीज़ों these are all chemicals and so eventually all of these things हम अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं। ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, ये हमारे सेल्स को जाके अफेक्ट करते हैं उनके। और अगर रिपीटेड एक्सपोजर हो, बार बार कोई काम पे रोज जा रहा है, तो फिर ये डीएनए को डैमेज करते हैं और म्यूटेशंस कॉज करते हैं हमारे सेल्स के अंदर। तो इसीलिए एट द ऑक्यूपेशनल लेवल हमें जो प्रोटेक्टिव गियर है वो पहनना, जो मास्क हैं, जैसे कोविड के टाइम पे N95 मास्क बहुत पॉपुलर हुए थे, तो ये सारी चीजों को रिलीजियसली पहनना, चाहे हमारे स्किन पे हो, चाहे हमारे नोज पे हो, चाहे हमारे आईज पे हो, this is all very very important to protect ourselves, and it's not just from stomach cancer, from so many other cancers, lung cancers especially. मतलब आपको खुद ही अपने लिए कुछ स्टेप्स ऐसे लेने पड़ेंगे ताकि आप कैंसर से बच पाएं। ऑल्सो डॉक्टर, अगर हम थोड़े और कॉजेस को समझने की कोशिश करें या थोड़े एक्चुअली सिम्टम्स की बात करें, जब हमने स्टमक कैंसर की बात की थी तो आपने कुछ मेजर सिम्टम्स बताए थे कि अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स ये अलार्मिंग साइंस हैं। स्टमक कैंसर के कुछ साइंस स्किन पर भी दिखते हैं, हमारे फेस पे या हमारी बॉडी पे भी दिखते हैं, विजिबल होते हैं? नॉट यूजुअली आई थिंक स्टमक कैंसर फैल तो पूरी बॉडी के अंदर कहीं पे भी सकता है, हमारे लिवर में, हमारे लंग्स में, ब्रेन तक भी पहुंच सकता है। बट आमतौर पे स्किन के ऊपर बहुत एडवांस स्टेज हो तो आमतौर पे जब ये इफेक्ट करता है। ओके, मतलब स्किन पे इतने इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। ऑल्सो आपने बोला ना ब्रेन तक भी फैल सकता है, ऐसे कुछ आपके पास केसेस आए जहाँ केस बहुत ज्यादा सीरियस हो गया हो? Yes. We've had patients, especially in US, जहाँ पे again it's very rare, but कि ब्रेन के अंदर कैंसर फैल जाए तो उसके अंदर पेशेंट को हेडेक्स मिलेंगे, उसके अंदर कंफ्यूजन मिलेगा, उसके अंदर डिजीनेस मिलेगा, बेसिकली कोई भी ब्रेन का सिम्टम जो टाइम के साथ साथ बेटर नहीं हो रहा है, तो उनके लिए फिर हमें एडवांस टेक्निक्स लाइक रेडियोथेरेपी इस्तेमाल करनी पड़ती है उस कैंसर को वहां पे कंट्रोल करने के लिए। मतलब ये कैंसर आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में फैल सकता है और बहुत ज़्यादा डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। अब हम थोड़ा और कॉजेज़ की बात करें, कुछ और सिम्टम्स की बात करें, कुछ ऐसे और भी सिम्टम्स हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए लेकिन अलार्मिंग साइंस हो सकते हैं, हमारी ऑडियंस को पता होने चाहिए? अगर स्टमक कैंसर और ज्यादा एडवांस्ड हो रहा है हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, एक अल्सर बन सकता है। अच्छा। और वो अल्सर अगर हम उसको टाइम से नहीं पहचाने तो उससे खून की उल्टियां भी हो सकती हैं। Okay. तो इसलिए अगर आप वॉमिट कर रहे हैं और अगर उसके अंदर खून है तो वो सर्टेनली बहुत अलार्मिंग सिम्टम है, आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए दिखाने के लिए।
ओके, सो डॉक्टर अभी ना आपने अल्सर की बात की, हाँ जी। तो स्टमक में कैंसर की वजह से अल्सर बनता है या अल्सर की वजह से कैंसर होता है? गुड क्वेश्चन। अल्सर की वजह से कैंसर बनता है। अल्सर इज यूजुअली द प्रिकर्सर स्टेज, जिसके अंदर पहले अल्सर बनेगा और फिर अगर अच्छा। वो अल्सर हम उस अल्सर को ट्रीट नहीं करते, वो मैक्सिमम जो अल्सर्स बनते हैं वो एच पाइलोरी की वजह से बनते हैं, जो हमने बात की थी बैक्टीरिया जो कैंसर भी Yes. कॉज करता है। तो अल्सर अगर एक बहुत लंबे समय से है, वो फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा और फिर जाके उसमें कैंसर बनेगा। ओके, सो मतलब अल्सर पहली स्टेज है, पहले पेट में अल्सर बनेगा और फिर वो जाके धीरे धीरे कैंसरस होगा। बिल्कुल। जितने भी अल्सर होते हैं सारे कैंसरस होते हैं? नहीं 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 नहीं, जितने अल्सर होते हैं वो सारे कैंसरस नहीं होते, बट अल्सर कैंसर बन सकता है। अच्छा, मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो कैंसर बन जाए। बिल्कुल। ऑल्सो आपने ना अल्सर की बात की, तो हाँ। जितने भी अल्सर्स होते हैं कैसे साइंस डिफरेंट होते हैं कि ये अल्सर ही है पेट में और ये कैंसरस हो सकता है, इसमें भी कुछ डिफरेंस होता श्योर। है? तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि अल्सर है या अगर आपको हाँ। पता है कि अल्सर है, तो सर्टेनली एक एंडोस्कोपी करवानी चाहिए। अच्छा। बिकॉज उस एंडोस्कोपी के अंदर हम क्या करेंगे, एक बायोप्सी करेंगे चेक करने के लिए कि ये सिर्फ एक नॉर्मल अल्सर इन्फ्लेमेशन है या ये कैंसर बन चुका है। तो सबसे जरूरी तो वो है। दूसरा, जब एंडोस्कोपी करते हैं तो एच पाइलोरी जो वो बैक्टीरिया है उसके लिए हम चेक करेंगे, और अगर वो बैक्टीरिया है वहां पे तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स, उसके लिए ट्रीटमेंट लेंगे जिससे वो बैक्टीरिया खत्म हो जाए, अल्सर नहीं बढ़ेगा और कैंसर उसमें फिर नहीं बनेगा। बट अगर एक अल्सर लंबे समय तक है, अगर उसके अंदर दर्द हो रहा है, हमें रिफ्लक्स हो रहा है, हमें जलन हो रही है, तो वो सर्टेनली आगे जाके कैंसर बन सकता है। ओके, सो डॉक्टर अगर किसी को फॉर एग्जांपल बहुत फ्रिक्वेंटली एसिडिटी होता है, गैस होता है, तो एसिडिटी गैस भी कहीं ना कहीं कैंसर से लिंक्ड है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सर्टेनली इन्फ्लेमेशन के साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं जो बॉडी के अंदर हो रही है, पेट के अंदर हो रही है। अच्छा। तो इसलिए चेक करवाना बहुत जरूरी है कि कभी ये कैंसर तो नहीं है। तो कितना फ्रिक्वेंटली अगर आपको एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम होती है आपको सतर्क हो जाना चाहिए? अगर आपको एक रेगुलर बेसिस पे, बेसिकली अगर आपको दवाई कभी कभी लेनी पड़ रही है, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, ठीक है। बट अगर आपको काइंड ऑफ एक रेगुलर बेसिस पे दवाई लेनी पड़ रही है, तो सर्टेनली फिर एक एंडोस्कोपी करवानी जरूरी है। अच्छा, मतलब अगर आपको ये सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली दिख रहे हैं, तो आपको एक टेस्ट कराने की जरूरत है। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग ना स्टमक की सर्जरी करवाते हैं, तो स्टमक की सर्जरी कराने की वजह से भी कहीं ना कहीं कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, स्टमक कैंसर का। स्टमक की सर्जरी करवाने से क्या होता है कि जो और हमारे बाइल सॉल्ट्स हैं, जो हमारा बाइल बनता है हमारी गॉल ब्लैडर के अंदर एक्सेट्रा, तो वो सारी चीजों का रिफ्लक्स हो सकता है। अच्छा। हमारी जो बचा हुआ स्टमक है उसके अंदर, और उससे फिर इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकती है। इसलिए स्टमक की सर्जरी के बाद एक वेरी रेगुलर प्रोटोकॉल पे रहना बहुत जरूरी है, एज फार एज डाइट, एज फार एज टेस्टिंग, जिससे हम मेक श्योर करें कि ऐसी कोई प्रॉब्लम डेवलप तो नहीं। ओके डॉक्टर, आपने फिर डाइट का नाम लिया, तो आई एम श्योर कि डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम खाने की बात करें, किसी व्यक्ति को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, कैंसर से खुद को बचा के रखना है, या वो चाहते हैं कि थोड़े कॉशियस हो जाए अपने लाइफस्टाइल के टुवर्ड्स, डाइट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनकी शामिल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? आई थिंक ऐसे 3 फूड्स हैं दैट वी नो नाउ आर वेरी एंटी कैंसर फूड्स, दे फाइट कैंसर। पहला तो बेरीज, ठीक है, आपके ब्लूबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कार्सिनोजन से, कैंसर से बचाते हैं, उसको फाइट करते हैं। सो फर्स्ट इज बेरीज। द सेकंड फूड इज आवर कैरोटिनॉइड्स या और कैरेट्स। इसके अंदर भी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में नेचुरली इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ओके। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कैंसर फाइटिंग फूड, फर्स्ट तो हो गया बेरीज, सेकंड हो गया हमारा कैरोटिनॉइड्स, और थर्ड हो गया हमारे क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, जैसे ब्रोकलीज हो गई, कॉलीफ्लावर हो गई। एंड सो इनके अंदर भी फ्लेवोनॉइड्स, a lot of anti-cancer fighting properties, antioxidants. And so अगर हम ये 3 फूड्स को थोड़ा थोड़ा भी अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करें, so I think we'll go a long ways towards fighting cancer. जितने भी आपने डाइट के लिए फ्रूट्स मतलब वेजिटेबल्स बताए हैं, एक्चुअली कई बार ऐसा भी होता है, जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स की आपने बात की, लोग इसको थायराइड से बहुत कनेक्ट करते हैं कि जिनको थायराइड की प्रॉब्लम उनको ये नहीं खाने चाहिए। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है कि नहीं खाने चाहिए? नहीं, I've not heard, because things like broccoli, things like cauliflower, it's not just for cancer but in many different diseases. It certainly helps. ओके, सो डॉक्टर, हम क्योंकि डाइट के बारे में बात करें, अगर हम शुगर की बात करें, तो इंडिया में शुगर का इंटेक अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। अलग अलग तरह के स्वीट्स हो गए, या सुबह सुबह ना लोगों को चाय पीने की भी हैबिट होती है कि लोग चाय पीते हैं। तो जो चाय पीने वाली हैबिट है वो हमारे स्टमक को कैसे खराब कर रही है? जो हम
एक्सेस शुगर का इंटेक करते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है जिससे कैंसर सेल्स बढ़े। ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिसके अंदर उन्होंने पता करने की कोशिश करी है, क्योंकि मेरे से बहुत पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या चीनी खाने की वजह से कैंसर होता है? हाँ. ठीक है, और हमारी रिसर्च ने कहा है कि ऐसा हो सकता है, राइट? हमें पता है कि हमारे नेचुरल खानों के अंदर, हमारे फ्रूट्स के अंदर नेचुरल शुगर्स हैं, तो इसलिए हम जितना शुगर को कम करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारी सुबह की चाय है, राइट? एक आदत बन गई है इंडिया के अंदर कि सुबह उठते ही हमें चाय पीनी है। तो अगर हम नेचुरल जो हम डेली लाइफ के अंदर जो शुगर्स हम ऐड करते हैं खानों के अंदर, अगर हम उसको कम करें तो सर्टेनली इट इज पॉसिबल कि हमारा कैंसर का रिस्क कम होगा उससे। पर सुबह चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए? सुबह चाय टेक्निकली नहीं पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए, राइट? आज के दिन हमारे पास ग्रीन टीज है, राइट, व्हिच हैव वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। And so what we've tried to do in our own family is replacing teas with green teas. कॉफी ज्यादा बेटर होती है, क्योंकि कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि चाय से तो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, बट कॉफी हम पी सकते हैं। कॉफी एक्चुअल में बेटर ऑप्शन है? Coffee I've seen is better than tea. अच्छा. But certainly all of these things, चाहे चाय हो चाहे कॉफी हो, एक तो the purity has become a huge problem today, right? The purity has become a huge problem today, and a lot of these things are very addictive. And things that are addictive, they play with our mind. तो अगर आप देखेंगे, अगर आप चाय रोज की रोज पी रहे हैं तो माइंड को उससे एक एडिक्शन हो जाता है। अगर आप कॉफी रोज की रोज पी रहे हैं तो माइंड को उससे एक एडिक्शन हो जाता है। और हम जब कॉफी नहीं पियेंगे, हम जब चाय नहीं पियेंगे, जब माइंड वो मांगता है, इट फील्स वेरी ड्राउजी, फील्स वेरी वीक, एक्टिवेटेड फील नहीं होता है। यस, एक्टिवेटेड फील नहीं होता है। तो rather than using teas and coffees, we should use things जो हमारी बॉडी में नेचुरल जो स्ट्रेस हार्मोन्स है इनको नेचुरली कम करते हैं, जिससे हमें इन एक्सटर्नल चीजों की हमें जरूरत ना पड़े। We're very fortunate to be in the land of India, जहाँ पे हमारे sages हैं thousands of years से। We've had all this natural research कि if you focus on your breath, what we call pranayam, if you do yoga, right? India was the birthplace of these natural movements, जिससे हमारे बॉडी में जो नेगेटिव हॉर्मोन्स हैं, जैसे कोर्टिसोल है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये सारी चीजें कम होंगी, हमारा कैंसर का रिस्क कम होगा, हमारा स्ट्रेस कम होगा। तो हमारे और जो स्टिमुलेंट्स हैं, जैसे चाय हो गई, कॉफी हो गई, इनको लेने की कम जरूरत पड़ेगी, एंड विल नेचुरली फील फुल ऑफ एनर्जी। मतलब जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे और अच्छी चीज़, आई थिंक ऐसा भी होता है, मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया है, जब मैं कुछ अच्छा खाना खाती हूँ थ्रू आउट द डे तो मुझे अच्छा फील होता है, मेरी एनर्जी बहुत अलग लेवल पे होती है, मुझे थोड़ा काम पीसफुल फील होता है। कहीं ना कहीं खाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हम शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं। अब हम थोड़ा अगर स्टमक कैंसर के लिए डाइट की बात करें, जिन लोगों को ऑलरेडी स्टमक कैंसर है या कैंसर जैसी बीमारी से वो जूझ रहे हैं, उनको अपनी डाइट में क्या शामिल करना है? गुड क्वेश्चन। मैं हमारे सारे कैंसर के पेशेंट्स को कहता हूँ, स्पेसिफिकली स्टमक कैंसर के पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो हमने बात करी ना कि बेरीज का इंटेक को बढ़ाएं, ठीक है, कि वो कैरेट्स का इंटेक को बढ़ाएं, कि वो ब्रोकली कैबेज का इंटेक को बढ़ाएं। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, हमें पता है कि स्टमक कैंसर प्रोसेस्ड मीट्स से काफी बड़ा लिंक है, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, सॉल्ट्स हैं, उससे काफी ज्यादा स्टमक कैंसर बढ़ता है। तो इसलिए प्रोसेस्ड मीट्स के इंटेक को कम करें। इससे अगर आपको ऑलरेडी स्टमक कैंसर है तो वो इंक्रीज होने से कम होगा, और दूसरा अगर आपको नहीं है तो वो बनने से आप बचोगे। ठीक है, तो एक हो गया फूड्स दैट यू शुड ईट। द सेकंड थिंग इज अवॉइडिंग द इनटेक ऑफ दिस प्रोसेस्ड फूड्स। द थर्ड थिंग इज वेरी हैवी स्पाइस एंड हैवी ऑयल्स, इसको भी कम करें, बिकॉज अगेन हैवी स्पाइस से क्या होगा, दिस कैन हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन को कॉज ये ज्यादा करेगा, एंड द सेम थिंग हैपेंस विद अ लॉट ऑफ ऑयल्स एज वेल। तो आई थिंक ये तीन चीजें हैं जो अगर हम अपनी डाइट के अंदर इसको मॉडिफाई करें तो सर्टेनली विल हेल्प। तो ऑयल्स की अगर हम बात करें डॉक्टर, सेफेस्ट ऑयल क्या है? क्योंकि कई बार लोगों का ये भी कंफ्यूजन रहता है कि अब खाए ये नहीं खाए वो नहीं खाए, तो खाए क्या? नहीं बिल्कुल। आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट द वर्स्ट ऑयल फर्स्ट। वो है जो बार बार पकाते हैं। अच्छा। क्योंकि जितनी बार उसको प्रोसेस करते हैं उतनी बार उसके अंदर नेगेटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं। दी सेफर ऑयल्स आर लाइक योर ऑलिव ऑयल्स व्हिच वी फाउंड इज वेरी गुड फॉर द डाइट। ओके, मतलब ऑलिव ऑयल अच्छा ऑप्शन है। घी यूज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, पर घी के अंदर इट इज द घी जो अनअडल्टरेटेड हो। अच्छा, दैट इज आल्सो की। द अदर इशू विद घी इज दैट टू मच घी कॉजेस ओबेसिटी, फैट, राइट, कॉजेस फैट। तो इसलिए घी इज गुड,
but ghee that is pure and ghee that is taken in moderation. In हाँ, moderation. that is important. Moderation. सीड्स और ऑयल जो रहते हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल है तो ये भी ठीक रहता है, यूज कर सकते हैं? Yes, absolutely use कर सकते हैं. तो आई थिंक आज की जो हमारी ऑडियंस जो एपिसोड देख रही है उनको काफ़ी ज़्यादा अब अंडरस्टैंडिंग हो गई है. ऑयल को लेके हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम खाने में क्या ऑयल इस्तेमाल करें, अब ये नहीं बनाए वो नहीं बनाए. तो आई थिंक मैंने सोचा क्यों ना हम ये भी एक क्वेरी सॉल्व करते हैं लोगों की. ऑल्सो डॉक्टर, अब हम थोड़ा और स्टमक कैंसर के बारे में बात करते हैं. आपने अभी बता दिया कि क्या क्या खाना हमें नहीं खाना और क्या क्या चीज़ें जो हमारी डाइट में शामिल होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. शुरुआत में आपने प्रोसेस फूड की और मीट वगैरह की बात की थी. अब अगर हम थोड़े ऐसी चीज़ों की बात करें कि जो हमारी किचन है, किचन में तो सारे मसाले अलग अलग तरह की चीज़ें सारी अवेलेबल हैं. किचन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम आज हटा दें तो हम अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं? श्योर, ग्रेट क्वेश्चन. पहली चीज़, हम आज के दिन प्लास्टिक्स का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? खासकर अभी गर्मियों का टाइम है और उस टाइम पे प्लास्टिक्स मेक इट इवन वर्स बिकॉज ये माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे फूड्स के अंदर, पानी के अंदर धीरे धीरे अब्सॉर्ब हो सकते हैं. तो एक तो ये. दूसरा है प्रोसेस्ड शुगर्स. we need to limit the amount of processed sugars in our kitchen. Right? तीसरा है artificial sweeteners. ये खासकर हम stomach cancer का आज के दिन टॉपिक है. These also are very bad for stomach cancer because ये artificial sweeteners हैं, चाहे जैसे for example हमारी diet cokes के अंदर हो गया, right? We try to drink diet coke जिससे हमारा weight कम हो, but on the other hand इसमें artificial sweeteners, chemicals इतने ज़्यादा हैं that then we know have a big propensity to lead to cancer. So we should avoid a lot of these artificial sweeteners as well. Salts हैं जो ऐड करते हैं खाने में, उसको थोड़ा सा लिमिट करें so that we're not adding too much salt when we are making और different foods. Also जो बाहर के मसाले हैं, रिसेंट में कुछ ऐसे ब्रांड्स भी थे जिनको लेकर के बहुत सारी स्टडीज हुई थी. उनमें कुछ पर्टिकुलर एक कंपाउंड था जिसकी वजह से कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था. तो जो मसाले हम बाहर से घर लेके आते हैं वो उन मसालों को भी हमें मॉडरेशन में खाना चाहिए. जो मसाले हम घर लेके आते हैं वो हम कोशिश करें, जैसे हमारा खाना है वो हम कोशिश करें कि वो पेस्टिसाइड फ्री हो, ऐसे ही मसाले हो. हम कोशिश करें कि उनके अंदर मिलावट नहीं हो. तो जो पैकेट होता है, यूजर को ऐसी क्या चीजें जो उस पैकेट में देखनी चाहिए उसको इस्तेमाल करने से पहले, खरीदने से पहले, ताकि वो अपनी एक लाइफस्टाइल अच्छे तरीके से जी पाएं? श्योर. तो जो पैकेट्स होते हैं उसके अंदर ये चेक करना चाहिए कि कोई एस्पार्टेम तो नहीं है, कोई अजीनोमोटो तो नहीं है. सो अ लॉट ऑफ दीज आर केमिकल्स दैट वी नो दैट कॉज कैंसर. मतलब हमें ही खुद कॉशियस होना है और हमारी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आई थिंक डॉक्टर हमने स्टमक कैंसर को बहुत अच्छे से समझ लिया है, इसके कॉजेस, सिम्टम्स और डाइट पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है. अगर हम थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में बात करें कि इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, क्या सर्जिकल ऑप्शन ही अवेलेबल है या मेडिकेशन से भी इसको ठीक किया जा सकता है? स्टमक के कैंसर की अब अलग अलग ऑप्शंस हैं हमारे पास सर्जरी भी है, हमारे पास कीमोथेरेपी भी है, हमारे पास इम्यूनोथेरेपीज भी हैं जो इसको ट्रीट कर सकती हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स कि वो कैंसर कहाँ पर है, कितना बड़ा है. और क्या होता है आज के दिन, कैंसर इज अ टीम स्पोर्ट. जब हम कैंसर की बात करते हैं, इट्स नॉट जस्ट वन डॉक्टर बट इट इज अ होल टीम जो आपकी पेट स्कैन्स को, आपकी बायोप्सीज को सारे एनालाइज करते हैं. बिकॉज आज के दिन जो बेसिक फर्क आया कैंसर के ट्रीटमेंट में पिछले 5 साल में वो ये है कि नाउ कैंसर ट्रीटमेंट इज वेरी पर्सनलाइज्ड. तो किसको पहले सर्जरी चाहिए, किसको पहले कीमोथेरेपी चाहिए, किसको इम्यूनोथेरेपी चाहिए, किसको टारगेटेड थेरेपी चाहिए, वो ये सारे डिसीजंस बनाते हैं जिससे हमारा जो आउटकम है वो बेटर से बेटर हो. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने आज हमारी ऑडियंस को कैंसर पर, स्टमक कैंसर पर स्पेशली इतनी इन्फॉर्मेशन दी, इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी. एट लास्ट कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे, कुछ प्रिवेंशन टिप्स जिससे वो स्टमक कैंसर से खुद को बचा पाएं या एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएं? श्योर, नहीं, एब्सोल्युटली. यू नो, आई थिंक अगर एक चीज आप याद रख सकते हैं जिससे आप कैंसर से बचेंगे, जिससे आप खुद और अपनी फैमिली को कैंसर से बचाएंगे, आई वुड से कि अपनी दादी की बात सुनो. राइट? क्यों? हमारी दादी, हमारे दादा हमें क्या कहते हैं कि आप टाइम से उठो. राइट? टाइम से उठो तो एक लोटा पानी पियो. एक लोटा पानी पियो, उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करो. उसके बाद जो खाना है वो फ्रेश खाओ. ठीक है? ऐसा खाना मत खाओ जो आपके फ्रिज में रखा हुआ हो 2 दिन से. फ्रेश खाना बनाओ, फ्रेश खाना खाओ. ऐसा खाना खाओ जो पैकेट वाला नहीं हो, जो आपने जो सब्जियां हैं उसको कुक करो, अच्छी तरह से कुक करो. ट्राई टू अवॉइड हमारे फास्ट फूड्स, हमारे केमिकल वाले फूड्स. राइट? कुछ पियो तो पानी पियो, जूसेस पियो. राइट? फ्रेश चीजें पियो. शाम को आओ,
अपने परिवार के साथ बैठो, उनसे बात करो। तो आई थिंक ये सारी वो चीजें हैं जिसके बारे में हम आज बात कर रहे थे कि अपना खाने को ठीक करो, केमिकल कम खाओ, मीट्स कम खाओ, अल्कोहल कम पियो, स्मोकिंग कम पियो, कम करो, टाइम से सो, टाइम से उठो, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करो, अपने परिवार के साथ बैठो। सो आई थिंक इफ दिस वन थिंग दैट वी कैन रिमेंबर, अपने दादा दादी के साथ बैठो, उनका काम मानो, आई थिंक हमारा कैंसर का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। एग्जैक्टली, बहुत परफेक्टली आपने पूरा सेशन जो है वो सम अप किया है डॉक्टर। जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपने लास्ट में हाईलाइट किए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वर्षा, रियली अप्रिशिएटेड इट। थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।